गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पवन शर्मा गैलेक्सी क्लासेस एंड डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दो लाइनें आप लोगों के लिए कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही, पर बेवकूफ तो वो लोग हैं जो घर से निकलते ही नहीं। हौसला बनाए रखें, हमारे साथ जुड़े रहें और पूरे प्रयास के साथ टॉपिक क्लियर करने की कोशिश करें और आगामी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसको क्लियर करने के लिए तैयार रहें। फाड़ के रखना है हमें पेपर्स को। तो दोस्तों, यहाँ पे एक सिंपल सी बात, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा पूर्णांकों के बारे में। अब मैं आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी देना चाहता हूं भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में। भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में सबसे पहले हम बात करें अभाज्य संख्याओं की। तो दोस्तों, यहां पे एक छोटी सी बात, अभाज्य संख्याओं की जो परिभाषा दी गई है वो ये दी गई है कि ऐसी संख्याएं जिनके अधिकतम दो गुणनखंड होते हैं। जिनके अधिकतम कितने गुणनखंड होते हैं? दो गुणनखंड। तो अधिकतम दो गुणनखंड होते हैं। ये कौन सी संख्याएं होती हैं? अभाज्य संख्याएं। अब मैं यहां पर अगर हम अपनी भाषा में समझे इस बात को, तो अधिकतम दो गुणनखंड का मतलब क्या है? वो संख्या अभाज्य संख्या मानी जाएगी जो या तो एक से विभाजित हो, जो या तो किससे विभाजित हो दोस्तों? एक से विभाजित हो, या फिर स्वयं से विभाजित हो। स्वयं से विभाजित हो, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आ रही होगी मेरी बात। अगर मैं यहां पर बात करूं तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अब आप समझ गए होंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप कितनी लिखोगे? यहां पे दो। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि हमने एक को क्यों नहीं लिया? दोस्तों, एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम इसके गुणनखंड करते हैं तो इसके गुणनखंडों में अधिकतम गुणनखंड कितने प्राप्त होते हैं? एक ही प्राप्त होता है। इसके अधिकतम गुणनखंडों में केवल एक ही गुणनखंड प्राप्त होता है और वो गुणनखंड है क्या? एक। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि अगर मैं एक गुणा एक भी लिखता हूं तो वो दो गुणनखंड नहीं माने जाएंगे। वो कितने गुणनखंड माने जाएंगे? एक ही गुणनखंड माना जाएगा। तो इसलिए एक को अभाज्य संख्या नहीं माना जाता। एक को अभाज्य संख्या नहीं माना जाता। तो आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी? दो। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? उदास नहीं होना है, बिल्कुल एनर्जेटिक होकर पढ़ना है, बिल्कुल भी उदास नहीं होना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? दो। अगर मैं बात करूं, फिर इसी बात को मैं दूसरे शब्दों में लिखूंगी, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो भी आपका जवाब दोस्तों कितना होगा? दो। क्योंकि दो ही एकमात्र अभाज्य संख्या ऐसी है जो सम संख्या भी होती है। बाकी प्राप्त होने वाली सारी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होंगी। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सारी क्या होंगी? विषम। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या या केवल एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? दो। क्लियर है ये बात? पक्का समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अगर मैं यहां पर बात करूं कि अभाज्य संख्या से रिलेटेड है भाज्य संख्या। अब मैंने अभाज्य में आपको क्या बताया कि अधिकतम कितने गुणनखंड होने चाहिए? दो, यानी दो से ज्यादा गुणनखंड नहीं होते। लेकिन भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके दो से अधिक कितने भी गुणनखंड हों। दो से अधिक गुणनखंड अगर प्राप्त होते हैं, दो से अधिक गुणनखंड अगर प्राप्त होते हैं तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य। यानी सीधा सा मतलब आप ये कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके दो से ज्यादा टुकड़े बनते हो, दो से ज्यादा गुणनखंड बनते हो दोस्तों, तो वो संख्याएं किसके अंतर्गत आती हैं? भाज्य संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। जैसे मैं यहां पर एक सिंपल सा एग्जांपल लिखूं आपके सामने। जैसे मैंने लिखा 4, तो अगर मैं आपको बोलूं 4 के गुणनखंड कीजिए, तो 4 के गुणनखंड में आप किसको लोगे? 1। फिर आप लोगे 2, क्योंकि 1 डिवाइड करता है 4 को, 2 भी डिवाइड करता है 4 को, और 4 भी डिवाइड करता है 4 को। तो अगर मैं आपसे पूछूं 4 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, तो आपका जवाब होगा 1, 2 और 4। यानी गुणनखंडों की संख्या 2 से क्या हो गई? ज्यादा हो गई,
तो इसका मतलब 4 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो यहां पर सिर्फ आपको यह क्लियरेंस रखना है कि अभाज्य संख्याएं तो वो होती हैं जिनके अधिकतम 2 गुणनखंड होते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि केवल ऐसी संख्याएं जिनमें 1 का भाग जाता हो या स्वयं का भाग जाता हो, वो कैसी संख्याएं होती हैं? अभाज्य संख्याएं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। और सबसे छोटी समअभाज्य संख्या भी कौन सी होती है दोस्तों? 2। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? फिर मैंने आपको भाज्य संख्याओं के बारे में बताया, तो 2 से अधिक जिनके गुणनखंड होते हैं वो कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहां पे किसका? 4 का। 4 के गुणनखंड 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, यानी 4 के गुणनखंडों की संख्या 2 से क्या है? अधिक है। तो इसका मतलब 4 कैसी संख्या है दोस्तों? भाज्य संख्या। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए वक्त जो है ना वो धीरे धीरे चलता जा रहा है, तो इस वक्त का पूरा इस्तेमाल करना है गैलेक्सी क्लासेस के साथ। मुस्कुराते हुए मस्त रहिए और आनंदित होकर पढ़ते रहिए। अब यहां पर पूजा के दिमाग में बात आ रही है। पूजा ने कमेंट किया अभी कि सर 1 क्या है? वेरी गुड पूजा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। पूजा बेटा आप मुझे बताइए, ध्यान से देखिए, मैंने आपसे बोला कि 1 का एक ही गुणनखंड प्राप्त होता है, तो इसका मतलब अगर 1 गुणनखंड आ रहा है तो इसका मतलब 1 अभाज्य तो नहीं है। फिर मैंने आपको बोला कि भाज्य संख्याएं वो होती है जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। अब हमें पता है कि 1 का तो एक ही गुणनखंड है, यानी 1 के 2 से अधिक गुणनखंड भी नहीं है। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही 1 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। समझ रहे मेरी बात को? 1 ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। तो आप 1 को किस कैटेगरी में रखोगे? मूल संख्या की कैटेगरी में रखोगे कि यह किसी भी नंबर सीरीज का मूल क्या होगा? आपका 1 होगा। तो 1 को आप शामिल करेंगे किसके अंतर्गत? मूल संख्याओं के अंतर्गत। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ रही होगी बात। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके मैक्सिमम कितने गुणनखंड होते हैं? 2। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनमें 2 से अधिक गुणनखंड पाए जाते हैं, वो कौन सी संख्याएं होती है? भाज्य संख्याएं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी दोस्तों? 2। और सबसे छोटी समअभाज्य संख्या भी क्या होगी? 2। ध्यान रखिएगा, 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। 1 को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? मूल संख्या की कैटेगरी में रखते हैं। क्लियर है बात? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। इससे रिलेटेड जो बातें थी वो मैंने आपको कंप्लीटली बेसिक तौर पे बता दी हैं। अब हम थोड़ा सा लेवल अप करते हैं अपना, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। गौर कीजिएगा ध्यान से, एक छोटी सी बात मैं यहां पर आपसे शेयर कर लेता हूं, चर्चा कर लेता हूं। एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था, गौर करेंगे। तीन अभाज्य संख्याओं का योग, 3 अभाज्य संख्याओं का योग 62 है। 3 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है दोस्तों? 62 है। तथा 2 अभाज्य संख्याओं में 2 का अंतर है, तो तीनों अभाज्य संख्याएं होंगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और विचार भी किया था इस क्वेश्चन पे, बच्चों ने भी विचार किया था, एसएससी में टच हुआ था ये क्वेश्चन। तो यहां पर देखिए 3 अभाज्य संख्याओं का योग 62 दे रखा है, थोड़ा सा विचार करने वाली बात है। तथा 2 अभाज्य संख्याओं में 2 का अंतर है, तो तीनों अभाज्य संख्याएं होंगी। अब आप गौर कीजिए एक बात, मैंने आपसे बोला कि अभाज्य संख्याओं में केवल एक ही अभाज्य संख्या ऐसी है जो सम होती है। एक ही अभाज्य संख्या ऐसी है जो क्या होती है? सम। और एक अभाज्य संख्या अगर सम है तो वो अभाज्य संख्या कौन सी है दोस्तों? 2। समझ पा रहे हैं मेरी बात को?
कि एक ही अभाज्य संख्या ऐसी है जो सम होती है, वो कौन सी है दोस्तों? 2। क्लियर मेरी बात? बाकी सारी अभाज्य संख्याएं कैसी होती हैं? विषम होती हैं। क्लियर है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। प्रकाश कमेंट पढ़ रहा हूं मैं आपका, बिल्कुल पढ़ रहा हूं, निष्फिक्र रहिए, आएगा ध्यान से। अब आप गौर कीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि सारी अभाज्य संख्याएं कैसी होती हैं? विषम। अगर यहां पर तीनों अभाज्य संख्याएं विषम हो दोस्तों, तीनों अभाज्य संख्याएं विषम हो, तो इनका जो योग प्राप्त होगा दोस्तों वो भी कैसा प्राप्त होगा? विषम। मैंने आपको बोला कि दो ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम होती है, बाकी सारी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। सवाल में बोला कि 3 अभाज्य संख्याओं का योग 62 है। अगर मैं तीनों अभाज्य संख्याएं लेता हूं और तीनों अभाज्य संख्याएं अगर विषम है तो उनका टोटल विषम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? विषम। लेकिन यहां पे क्या टोटल विषम दे रखा है? नहीं दे रखा। तो दोस्तों इसका सीधा सा अर्थ क्या है कि एक अभाज्य संख्या सम ली गई है। एक अभाज्य संख्या कैसी ली गई है? सम। तो इसका मतलब वो अभाज्य संख्या क्या होगी? 2। समझ में आई मेरी बात? क्लियर है ये बात कि अगर मैं तीनों अभाज्य संख्याओं को विषम मानता तो टोटल विषम आना चाहिए था, जबकि क्वेश्चन ने टोटल कितना दे रखा है? 62, जो क्या है? सम। और अगर टोटल 62 सम है तो इसका मतलब इन 3 विषम अभाज्य संख्याओं में एक संख्या अभाज्य ऐसी है जो क्या है? वास्तव में सम। और वो संख्या कौन सी होगी? 2 होगी। क्लियर बात? और 2 अभाज्य संख्याओं में कितने का अंतर बताया गया है? 2 का। तो बाकी 2 अभाज्य संख्याओं में अगर मैं 2 का अंतर लूं दोस्तों, तो एक संख्या में कितनी मान लूंगा? x, और एक संख्या में मान लूंगा कितनी? x + 2। तीनों का योग कितना दे रखा है दोस्तों? 62। उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी बात। एक अभाज्य संख्या मैंने ज्ञात कर ली, वो कितनी प्राप्त हुई? 2। बाकी 2 अभाज्य संख्याओं में मुझे अंतर कितने का रखना था? 2 का। तो एक संख्या को मैंने x मान लिया और दूसरी को x + 2 मान लिया। टोटल कितना आ रहा है दोस्तों? 62। कितना आ रहा है? हाँ प्रिया, बिल्कुल बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर दिया, शाबाश प्रिया। अब यहां पर आप गौर कीजिए, कैलकुलेशन कर सकते हैं। x और x कितने होते हैं? 2x। 2 और 2 कितने होते हैं? 4। 4 का पक्षांतरण करें उधर तो 62 में से माइनस करने पड़ेंगे आपको कितने? 4। यानी दोस्तों 2x बराबर कितना आया? 58। अगर x बराबर पूछूं तो 2 से कैंसिल कर दीजिए, x = कितना हो गया? 29। यानी एक अभाज्य संख्या कितनी होगी? 29। और एक अभाज्य संख्या आपने x + 2 मानी थी, तो 29 + 2 करेंगे दोस्तों, यानी आपकी अगली अभाज्य संख्या कितनी आ जाएगी? 31। यानी ये वो तीनों अभाज्य संख्याएं 2, 29 और 31 जिनका टोटल कितना प्राप्त होगा आपको? 65। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन रहे तो आप वीडियो को रिपीट करके देखें। जहां आपको दिक्कत आए वहां पर आप वीडियो को रिपीट करें, पॉज करें, ध्यान से देखें, समझें और उसके बाद आप क्वेश्चन को करने की प्रैक्टिस करें। समझ रहे हैं मेरी बात को? चलते हैं आगे। ये एक जनरल क्वेश्चन जो एग्जाम में टच हुआ था अभाज्य संख्याओं पर आधारित। आ जाइए आगे चलते हैं। अब मैं थोड़ा सा ट्रैक चेंज कर रहा हूं। थोड़ा सा ट्रैक चेंज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि काफी परिभाषाएं पढ़ ली हमने। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन बेसिस तैयारी भी करते हैं। जैसे फॉर्मली अगर आप गौर करें तो जनरल संख्या पद्धति में सबसे पहला जो फॉर्मेट बताया जाता है वो बताया जाता है प्राकृत संख्याओं के बारे में। प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्याओं का योग। दोस्तों सबसे पहले मैंने लिख दिया यहां पे प्राकृत संख्याओं का योग। अब यहां पे कई बार परिभाषा में भी गड़बड़ रहती है, परिभाषा अलग अलग बताई जाती है। प्राकृत संख्याएं, देखिए जो गिनती होती है, आपको पता है जो गिनती होती है वो क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। समझ पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल शिवम, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है आपका कि प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होकर कहां तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। देखिए दोस्तों कुछ विद्वानों ने इसे 1 से 9 तक परिभाषित किया है। गलत बात है। 1 से 9 तक तो अंक होते हैं, ये संख्याएं हैं। प्राकृत अंक नहीं पूछे हैं, प्राकृत संख्याएं पूछी गई है। तो प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होकर कहां तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि दोस्तों प्राकृत संख्याओं का मतलब क्या होता है? गिनती। प्राकृत संख्याओं का मतलब क्या होता है? गिनती। और अगर आपको क्रमागत या लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल लेना है
क्रमागत या लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल लेना है, तो मैंने आपको बताया था बुक्स में दे रखा है फॉर्मूला n+1/2, लेकिन मैं ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करता हूं, क्योंकि अगर क्वेश्चन बीच में से पुट होता है तो ये फॉर्मूला आपको 2 बार अप्लाई करना पड़ता है, और अगर हम ये फॉर्मूला 2 बार अप्लाई करें, इतना टाइम कंपटीशन एग्जाम हमें नहीं देता है। हम कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एकेडमिक तैयारी नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहां बच्चों की तरह मैं आपको एक एक क्वेश्चन की कैलकुलेशन करके बताऊं कि देखो बच्चों ये ऐसे आया ना, हमें कंपटीशन बेस्ड प्रिपरेशन करनी है। ध्यान रखिएगा, अपना दिमाग और अपना जुगाड़ हमें खुद लगाना है। तो दोस्तों यहां पर अगर आपको योगफल लेना है प्राकृत संख्याओं का, तो आप सिंपल सा फॉर्मूला पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, और दोस्तों गुणा में आपको लिखना है कुल संख्या। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ये कोई विशेष बनाया हुआ या कोई ट्रिकी फॉर्मूला नहीं है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव यानी समांतर श्रेणी का फॉर्मूला है। समांतर श्रेणी क्या होती है? जहां पर क्रमागत संख्याओं के बीच में अंतर बराबर रहता है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी के योगफल के लिए फॉर्मूला लगाया जाता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणा में कुल संख्या। इस फॉर्मूले को आप कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं? प्राकृत संख्याओं के योग में, चाहे एक से हो चाहे बीच में से हो, कर सकते हैं। सम संख्याओं के योग में, विषम संख्याओं के योग में, पहाड़ों के योग में, गुणज के योग में एक ही फॉर्मूला लगाना है। ये होती है क्रिएटिविटी। पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा, पंडित भया न कोई। समझ रहे हैं मेरी बात को? और जो सवालों में अपना दिमाग लगाए, सिलेक्शन उसी का हो। समझ रहे हैं ना मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो आराम से ध्यान से एग्जांपल देखिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत बेसिक सी बात है। ऐसे क्वेश्चंस कई बार टकरा जाते हैं एग्जाम में। वो इसलिए टकराते हैं क्योंकि कई बच्चों की कैलकुलेशन में आज भी गड़बड़ है। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि हमने प्रैक्टिस की ही नहीं। आप गौर कीजिए, कई चीजें ऐसी हैं जिनको हमने बहुत बार प्रैक्टिस की है। जैसे हिंदू स्टूडेंट्स वैसे बैठे होंगे यहाँ पे, ऑनलाइन जुड़े हुए भी हैं, लगभग 70% स्टूडेंट्स हिंदू हैं। आराम से जल्दी एक बात गौर कीजिएगा, कुछ बातें ऐसी है जो आपने कभी प्रिपेयर ही नहीं की। जैसे मंदिर में जाके हनुमान चालीसा पढ़ना, कभी आपने हनुमान चालीसा को याद करने की कोशिश की थी? नहीं की यार। लेकिन आप रेगुलर मंदिर में जाकर उसे पढ़ते रहे और एक दिन ऐसा आया कि हनुमान चालीसा याद हो गई। अगर आपके घर वाले या मैं या आपका कोई टीचर आपको यह कहता ना कि आपको हनुमान चालीसा याद करनी है, भगवान की कसम खा के कहता हूं बिल्कुल याद नहीं होती आपको। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो हमारे ऊपर प्रेशर बन गया। जब किसी काम को प्रेशर से करना पड़े तो वो काम कभी पूरा नहीं होता। अरे प्यार करते हैं, प्रेशर में किया क्या कभी प्यार हमने? आज हम अपनी माँ को चाहते हैं, बेइंतहा चाहते हैं, अपने पिताजी को चाहते हैं, बेइंतहा चाहते हैं, चांद तारे तोड़ना है हम उनके लिए। तो क्या छोटी सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनके लिए सिलेक्शन नहीं दे सकते? दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। इतना जोश, इतनी उमंग है हमारे अंदर कि हम अपने माता पिता के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाएंगे और उन्हें एक अच्छी जॉब लगकर दिखाएंगे, उनके सपनों को साकार करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये 2 ही लोग ऐसे हैं जिनके लिए आपको हमेशा तत्पर रहना पड़ेगा। और तीसरे हम, क्योंकि माता पिता से बड़ा गुरु होता है। वो अलग बात है कि कुछ गुरुज हाइट में थोड़े छोटे हैं लेकिन उनका कद माता पिता से बड़ा है। तो ध्यान दें यहाँ पे दोस्तों, गौर कीजिएगा, हिंदी में लिखा हुआ है पहली संख्या। कई बच्चे इसको पंचायत समिति पढ़ लेते हैं। ना ना ना, पंचायत समिति का मैथमेटिक्स में क्या काम? तो ध्यान देंगे, पहली संख्या। दोस्तों मुझे बताइए यहाँ पे पहली संख्या कितनी है? 1। तो आराम से लिख दूं यार, पहली संख्या मैंने कितनी लिख दी? 1 प्लस क्या लिखा हुआ है? अंतिम संख्या। दोस्तों आराम से, अंतिम संख्या कितनी दिखाई दे रही है आपको? शाबाश, करण को 2000 दिखाई दे रहे हैं। करण आंखें हैं या बटन? देखो ध्यान से, करण क्या है यार? ध्यान दो ना, कहां ध्यान है तुम्हारा यार? देखो यहाँ पे अंतिम संख्या कितनी है? 100। दोस्तों अंतिम संख्या 100 बटे में कितना? 2 और गुणा में टोटल संख्या। आराम से सोचकर बताएंगे 1 से 100 तक टोटल संख्याएं कितनी होती हैं? अरे 1 से 100 तक टोटल संख्याएं कमेंट में हाँ हाँ हाँ, प्रिया प्रिया बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। 1 से 100 तक टोटल संख्याएं दोस्तों कितनी होती हैं? 100। खत्म है क्वेश्चन यार, काट दो। 2 से कैंसिल किया कितना आया? 50। 100 प्लस 1 कितना होता है? 101। 101 को मल्टीप्लाई करना है कितने से? 50 से। आराम से यार, ये आपका आंसर आ गया जयराम जी की। जहां तक मैं मानता हूं कि 3rd या 4th क्लास का बच्चा ये कैलकुलेशन कर सकता है। ठीक है, हम गड़बड़ कब करते हैं? द लेक ऑफ कॉन्फिडेंस। जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है तब गड़बड़ होनी होती है। सिंपल सी बात है यार। जैसे सेकंड एग्जांपल लूं मैं आपके सामने। जैसे मैं अब इस क्वेश्चन को बीच में से डाल दूं, सपोज मैंने आपसे बोला 21 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल बताइए।
देखिए बने रहना है, हाँ बिल्कुल, गुमसुम उदास होना ही नहीं है, बिल्कुल उत्तेजित रहना है। क्यों? क्योंकि मैथिली शरण गुप्त ने भी कहा है कि युवा में बहुत बल होता है। मैंने 10th क्लास में पढ़ी थी एक हिंदी में कविता, याद है 2-3 लाइनें, ठीक है, कि युवाओं के लिए उन्होंने कहा था कि तेरी भुजा में वह बल है के हरी कटी तोड़ सके, यानी युवाओं की भुजा में इतना बल है कि आप मुक्का मारकर शेर की कमर तोड़ सकते हो। तो क्या ये छोटे छोटे सवाल नहीं तोड़ सकते? तोड़ सकते हैं, बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा यहां पे। अच्छा, फॉर्मूला आपके सामने है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणा में कुल संख्या। अच्छा ध्यान से कमेंट में बताएंगे मुझे, पहली संख्या कितनी लिखूं? 100 लिखूं या 21 लिखूं? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सूरज भान वेरी गुड, 21, शाबाश। पहली संख्या 21, अंतिम संख्या कितनी लिखूं? दिखाई दे रहा है, बिल्कुल, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। बर्थडे में कितना? 2। ओहो, रीना ने तो कैलकुलेशन भी कर ली, वेरी गुड रीना, शाबाश। अब यहां पे बात आई कुल संख्या की। अब मुझे ये बताइए कुल संख्या कितनी लिखूं? तो आप गौर कीजिए, यहां पे गिनती कहां तक जा रही है? 100 तक जा रही है। लेकिन अगर मैं गौर करूं, गिनती 100 तक तो जा रही है, गिनती शुरू कहां से हुई है? 21 से। कितनी गिनती नहीं आई है? तो आप बोलेंगे सर 20 तक की गिनती नहीं आई। तो अगर 100 तक जा रही है, 20 तक की गिनती नहीं आई है, तो जो गिनती आई है वो कितनी आई है यहां पे? 80। बोलो गलत बात है या सही बात है? बिल्कुल करेक्ट बात है, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको कुल संख्याएं कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करोगे? पहले वाली संख्या को 1 कम करके बाद वाली में से घटा दो। 21 को 1 कम करो, 20, 100 में से 20 घटाए दोस्तों, कुल संख्या कितनी आ गई? 80। कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों, काटे 2 से काटे कितनी बार? 40 बार, आराम से। देखिए 100 में 21 जोड़े दोस्तों कितना आया? 121 इंटू कितना करना है? 40, बिल्कुल आराम से मल्टीप्लाई करेंगे। 121 का पहाड़ा, बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, आता है, मुझे पता है बच्चों को आपकी कैलकुलेशन बहुत खतरनाक है। कई बच्चों को तो 997 का भी पहाड़ा आता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आराम से। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी आपका आंसर कितना है दोस्तों? 4840। क्लियर है मेरी बात? ये आपका किसका योगफल लिया आपने? प्राकृत संख्याओं का। सिर्फ मैं आपको ये पैटर्न इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बातें बहुत कम लोग अप्लाई कर पाते हैं। आपको पता है बड़ी बड़ी फैकल्टियां, बड़े बड़े टीचर्स अप्लाई कर रहे हैं अपने माइंड को, सिर्फ आपको तेज और रफ्तार देने के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात? आइए आगे चलते हैं। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन रहेगा आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुरंत क्लियर कर दूंगा यहां पे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब एक छोटा सा फॉर्मेट इसी क्वेश्चन में लूं, जैसे एक सिंपल सी बात, इसी में अगर कई बार क्वेश्चन जो टच हुआ है एग्जाम्स में वो इस तरह का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जिनको नॉलेज है उनके लिए तो ये मान लीजिए बिल्कुल रसगुल्ले टाइप क्वेश्चन है ये, और जिनको नहीं मालूम है उनके लिए अखरोट टाइप क्वेश्चन है। समझ रहे ना, रसगुल्ले और अखरोट, बिल्कुल, शाबाश। ध्यान से देखिए, 1 2 3 डॉट 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 14 प्लस 15 प्लस 14 डॉट 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 3 2 1। इस क्वेश्चन में क्या हुआ यार, गिनती 1 से शुरू हुई, 15 तक पहुंची, फिर बेचारी वापस डिस्परेट हो गई और वापस कहां पहुंच गई? 1 पर। ठीक है, तो यहां पे मुझे पता लग रहा है कि यार ये प्राकृत संख्याओं का योगफल है। 1 से 15 तक का योगफल निकालेंगे, इधर 1 से 14 तक का योगफल निकालेंगे, फॉर्मूला हमारे पास है ही, फिर उनको जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। अब मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मेट बता रहा हूं, आप समझिए इस बात को। अगर मैं आपसे जनरली बोलूं कि आप यहां से 14 तक की गिनती, देखो 14 तक की गिनती, 1 से लेकर 14 तक की गिनती को आप यहां से उठा लीजिए और उसे लाकर यहां पे व्यवस्थित कर दीजिए, तो आप देखेंगे इसके नीचे 14 आ जाएगा, इसके नीचे 13 आ जाएगा, इसके नीचे 12 आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट, और इसके नीचे कितना आएगा? 1। और अगर हम यहाँ पे विचार करें तो हर जोड़े की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 15 15 15 15 15 15, और ये 15 खुद है, यानी 15 15 के टोटल जोड़े कितने बन जाएंगे? 15, यानी आपका आंसर आ जाएगा 15 का स्क्वायर, यानी कितना? 225। 15 का स्क्वायर कितना? 225। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर कितना होने वाला है? 225। ये तो समझने वाली बात है कि यार बना कैसे फॉर्मेशन, ठीक है। बाकी आप सीधा दिमाग में रखें कि कोई प्राकृत संख्या के योगफल वाला क्वेश्चन 1 से शुरू होकर वापस 1 पे पहुंच रहा है, 1 से शुरू होकर वापस 1 पर पहुंचता है, कुछ नहीं करना है यार, सबसे बड़ी संख्या को देख लीजिए, यानी 1 से लेकर गिनती पहुंची कहां तक? मैक्सिमम 15 तक, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है दोस्तों वो कितना आने वाला है? 225, 225। क्लियर है मेरी बात? बहुत आसान था,
बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। लेकिन अब एग्जामिनर क्या करता है, वो आपको टेस्ट करता है। एग्जामिनर क्या करता है, वो आपको टेस्ट करता है। कैसे टेस्ट करता है, देखिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, ध्यान देंगे एकदम बिल्कुल इजी वे में। एग्जामिनर सिर्फ यही चीज चेक करता है कि आपने नया क्या सीखा। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन पुराने ही आ रहे हैं भाई, कैलकुलेशन वाले कैलकुलेशन बेस कोई चेंज नहीं कर सकता, क्वेश्चंस वही हैं, सिर्फ उनको थोड़ा मॉडिफाइड करके आपके सामने रखा जा रहा है। तो यहां पे आपका माइंड कितना क्रिएटिव है, कितना काम करता है, वो चीज नोट करता है एग्जामिनर। गौर कीजिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिख दिया 86 प्लस 87 प्लस 86 डॉट 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 321। आराम से इजी वे में देखें, वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है बेटा सोनू, कमेंट बॉक्स में, हाँ बिल्कुल तुम्हारा कमेंट नहीं आया, 15 मिनट हो गए, हाँ इसका आंसर बताओ फटाफट से। वेरी गुड, 87 का स्क्वायर सही है आंसर चाहिए मुझे। कैलकुलेशन 87 का स्क्वायर डाला तुमने कमेंट में, ये तो मुझे भी पता है। कैलकुलेशन कितनी फास्ट करते हैं, हाँ बिल्कुल मीरा, बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड मीरा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। विनोद बेटा तुम भी ध्यान दो, कहां चले गए बीच में। अगर क्वेश्चन 1 से शुरू होकर वापस 1 पर पहुंच रहा है, अरे कुछ नहीं करना, बताया था मैंने, बीच वाले का स्क्वायर करना है। यहां आके कई लोगों की गाड़ियां रुकी है, क्यों रुकी है, उसका रीजन सिंपल सा है। उसका रीजन सिंपल सा ये है कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में 15 था, 15 का स्क्वायर कोई भी कर सकता है, क्योंकि 15 एक छोटी संख्या है। यहाँ पे 87 का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर आपको देखना है आप 87 का स्क्वायर कैसे करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे आपको राय दूंगा कि आप अपने पैतृक तरीके को छोड़कर थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। देखिए ध्यान से क्या करता है, बेहद आसान है। अगर आपको 8 और 7 का पहाड़ा आता है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए कैसे, पहले इकाई के अंक का स्क्वायर कीजिए। 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 49। फिर 8 का स्क्वायर कर लीजिए, अंटे कितना होता है, 64। कुछ नहीं किया मैंने, 7 का स्क्वायर किया 49, 8 का स्क्वायर किया 64। 2 बातें हो गई। तीसरी बात क्या करनी है, एक तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सबको गुणा कर दीजिए, सबको गुणा कर दीजिए। देखिए ध्यान से, 8 7 56, 56 दूनी 112, 8 7 56, 56 दूनी 112। एक संख्या छोड़ के जोड़ देंगे, तो एक संख्या छोड़ दीजिए और 112 जोड़ दीजिए। आंसर आपका आ चुका है 9 4 2 6 5, यानी 87। 87 का जो स्क्वायर होने वाला है वो कितना होने वाला है, 7 5 6। उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी ये बात। ये कोई ट्रिक नहीं है, ना 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 ना, कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ माइंड गेम है और कुछ नहीं। ये जो मैंने आपके सामने किया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर था। बड़े बड़े धुरंधर पढ़ाते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है वो चीज मैंने आपको बताई है। a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ाना आसान है, लेकिन उसे अप्लाई कैसे करना है ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए सपोज, हाँ बिल्कुल समीर के दिमाग में एक बात आ रही है, उसी बात को अप्लाई, बिल्कुल समीर ध्यान देना, उसी कंफ्यूजन को क्लियर कर रहा हूं मैं, ध्यान से। ये छोटी सी बात आई है समीर के दिमाग में, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। देखिएगा, उसने बोला कि सर अगर 100 से ऊपर की संख्या आ जाए कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिख दिया 116 प्लस 117 प्लस 116 डॉट डॉट डॉट, वही आपका क्वेश्चन कहां तक जा रहा है, 1 तक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिंदास होके करना है, घबराना है ही नहीं। ध्यान से, अब हमें पता है, हाँ बिल्कुल पूजा ने आंसर दे दिया, सर 117 का होल स्क्वायर आएगा। वेरी गुड पूजा, ऐसे आंसर्स कंपटीशन एग्जाम में ऑप्शन में नहीं मिलेंगे आपको, ऑप्शन में तो आपको इसकी कैलकुलेशन मिलेगी। वही बात, अब यहाँ पे गड़बड़ ये करते हैं बच्चे ये सोचते हैं कि यार ये 3 संख्या आ गई तो क्या करें, कुछ नहीं करना। आप इसको दो भागों में बांट लो। क्या मैं इसको 11 और 7 के रूप में बांट लूं? एक संख्या मैंने 11 ले ली, एक मैंने 7 ले ली, आराम से कर दीजिए। वही पहले 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 7 49, फिर 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। पहले मैंने 7 का स्क्वायर किया 49, फिर मैंने 11 का स्क्वायर किया 121, फिर सबको गुणा कर दीजिए, 11 7 77, 11 7 77, और 77 को 2 से गुणा करेंगे, 77 दूनी कितने होते हैं, 154। अरे कितने होते हैं, 154। एक संख्या छोड़ के जोड़ दीजिए, ये लीजिए दोस्तों, 9 8 6 3, यानी आपका जो 117 का स्क्वायर होगा वो होगा 13,689। इस तरह आजकल एग्जाम में आपको परखा जा रहा है। सवाल का तरीका आपको आता है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन आप कितनी जल्दी करते हैं। अगर सिलेक्शन लेना है तो कैलकुलेशन बेस को पकड़ना पड़ेगा। केवल परिभाषाएं रटने से कुछ नहीं होने वाला। किताबों में बहुत सारी परिभाषाएं दे रखी हैं, लेकिन उन भाषाओं को, परिभाषाओं को समझकर अपने रूप में अप्लाई करना ही आपको सिलेक्शन का बेस देगा। जय हिंद, जय भारत।